हेलो प्यारे बच्चों, मैं नितिन आपके सामने लेकर आ गया हूँ चैप्टर 1 क्लास 12 द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। जैसा मैंने आपसे लास्ट वीडियो में वादा किया था कि हम सभी चैप्टर्स को क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस को एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पे करने वाले हैं। तो जुड़िए मेरे साथ और आज लेक्चर 1 से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सभी अच्छे से नोट्स को बनाइए और समझिए हर एक वीडियो में आखिरकार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या है। समझ में आ रही है बात? तो समझते हैं चैप्टर का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोपोलैरिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोपोलैरिटी? तो पहले समझते हैं इसको हिंदी में कहते हैं दो ध्रुवीयता। अगर कोई बच्चा जानता है तो बहुत ही बेहतर अच्छी बात है, अगर नहीं जानता है तो सुनिए ध्यान से। बायोपोलैरिटी मीनिंग होता है कि जब दो ध्रुवीयता मतलब दो सुपर पावर्स वर्ल्ड पे कंट्रोल कर रही थी। ऐसा माना जाता है कि पहले के टाइम पे वर्ल्ड में दो सुपर पावर्स थी। इन्हें पावर्स भी कह सकते हैं, थोड़ा सा फेम करने के लिए सुपर पावर कह सकते हैं। अब समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर पावर? मतलब ऐसी पावर्स जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को, वर्ल्ड की इकोनॉमिकल कंडीशंस को, वर्ल्ड की मिलिट्री पावर को, कि वर्ल्ड में जो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होती है उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसको बच्चों बोलते हैं बायोपोलैरिटी। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। बायोपोलैरिटी इज अ टर्म यूज्ड इन इंटरनेशनल रिलेशंस टू डिस्क्राइब अ वर्ल्ड ऑर्डर वेयर टू मेजर पावर्स और सुपर पावर डोमिनेट ग्लोबल पॉलिटिक्स, मिलिट्री पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो अभी जान लेते हैं दो सुपर पावर्स कौन कौन सी हैं। देखो बच्चों ध्यान से, मैंने पहले लिख रखा है, ये मैंने फ्लैग दिखा रखा है, ये फ्लैग यूएसएसआर का है और सेकंड फ्लैग है यूएसए का। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं दो सुपर किन पावर्स की बात कर रहा हूं। पहले है यूएसए और दूसरा है यूएसएसआर। और ये हम सब जानते हैं कि अब यूएसएसआर नहीं है, अब उसके बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड में दो सुपर पावर से एक सुपर पावर हट जाती है। तो इसके पीछे क्या रोल है और किस तरह से दोनों ही सुपर पावर्स में क्लैश हुआ वो समझते हैं। बहुत सारे रीजन है इसके पीछे बच्चों। तो पहला रीजन है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। अभी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या है बच्चों, एक बार ध्यान से समझते हैं। देखो बच्चों, यह हमारे पास में एक वर्ल्ड मैप है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप क्लियर देख सकें। यहां हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, इसके बहुत ही पास में क्यूबा। एक बार डिस्टेंस मैंने लिख रखा है 90 माइल्स। इतने कम डिस्टेंस पर अमेरिका की क्यूबा है, 90 माइल्स। ध्यान से मैप को समझना है। पहले मैप को अगर पोजीशन समझ जाओगे तो आगे चैप्टर्स में काफी क्लैरिटी हो जाएगी। अगर वर्ल्ड मैप समझना पढ़ना सीख लिया कि कौन सी कंट्री कितने पास में कितना दूर में है, तो रिलेशन समझने में काफी आसानी होगी। रिलेशन समझना हो गया, ज्योग्राफिकल टेरिटरी की बात हो गई, या इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है चाहे ओशियन से हो, तो वही समझेंगे आखिरकार कितना मैटर करता है पोजीशन समझना। तो यहाँ हमारे पास में है अमेरिका और सेकंड नंबर पे है क्यूबा। एक बार डिस्टेंस देखो बच्चों, सिर्फ 90 माइल्स का डिस्टेंस है, ये बहुत मैटर करेगा आगे। अभी देखो, इसके बाद हमने यहाँ दिखा रखा है रशिया। अब कोई बच्चा बोलेगा भैया रशिया थोड़ा ना पढ़ रहे हैं यूएसएसआर के बारे में। तो बच्चों हम भी जानते हैं यूएसआर का डिसइंटीग्रेशन बाद में हो गया था और उससे पहले उससे बहुत सारी कंट्री मिली हुई थी, जैसे लिथुआनिया है, पोलैंड है, बेलारूस है, यूक्रेन है, खुद रशिया है और भी बहुत सारी कंट्री है। मतलब मेन बात यह है कि कहीं ना कहीं जो उसको मेजर रूट कंट्री है वो रशिया है। तो यहाँ रशिया की बात कर रहे हैं, सिंपल। अब देखो बच्चों ध्यान से एक बार, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में क्यूबा रेजोल्यूशन। तो 1959 में बच्चों क्या होता है, क्यूबा रेजोल्यूशन होता है। अब इसका मीनिंग क्या है, क्यूबा रेजोल्यूशन में कम्युनिस्ट अलाय कर देता है क्यूबा। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है क्यूबा अपने आप को कहीं ना कहीं कम्युनिज्म को सौंप देता है या कहीं ना कहीं सोशलिज्म या यूएसएसआर से रिलेशन स्ट्रांग कर लेता है। रिलेशन स्ट्रांग करने का मतलब है कि दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है आपको? इसका फायदा यूएसआर उठाता है और वो बहुत ही जल्दी क्यूबा के ऊपर अपनी मिसाइल्स वगैरह रखना शुरू कर देता है। ये पढ़ना बच्चों बहुत जरूरी है। अब यूएसएसआर अपनी मिसाइल्स क्यूबा में पहुंचाना शुरू कर देता है और ये मिसाइल्स बच्चों न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। इससे ये फर्क पड़ सकता है कि अगर कभी वक्त आया तो यूएसएसआर यूएसए पे यहाँ से बहुत इजीली अटैक कर सकता है। डिस्टेंस कितना है बच्चों, 90 माइल्स। तो वो चाहे तो यूएसए की टेरिटरी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी पॉलिटिक्स खेल रहा है यूएसएसआर क्यूबा की हेल्प लेके। अब जो होता है क्या, इस रेजोल्यूशन के बाद में क्यूबा रिलेशन अच्छे कर चुका है यूएसएसआर के साथ में, कम्युनिज्म अलाय कर चुका है, सोशलिज्म कहीं ना कहीं अपना चुका है और अपने रिलेशन स्ट्रांग करने के बाद में मिसाइल्स को रख चुका है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, सेकंड पॉइंट मैं बच्चों लिखा है यहाँ पे डिस्कवरी। डिस्कवरी क्या होता है,
14 अक्टूबर 1962 को मतलब मिसाइल रखने करीबन थोड़े समय बाद ही अमेरिका को मालूम पड़ जाता है कि क्यूबा में सोवियत संघ ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स रखी, जिससे अमेरिकन टेरिटरी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और ये भी हो सकता है फ्यूचर में कि अमेरिका पे अटैक कर सकता है सोवियत संघ। तो इसीलिए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी साफ साफ मना करते हैं यूएसएसआर से और कहते हैं कि अपने सारे वेपन्स वापस लेकर जाओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो क्यूबा को भी धमकाते हैं कि भाई उनके सारे मिसाइल्स को वापस करो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो बदले में हम तुम पर अटैक कर देंगे। आपको बात समझ में आ रही है बच्चों? बहुत सिंपल सा एक छोटी सी कहानी है, जैसे हम बचपन में कहानी पढ़ते थे या यूट्यूब पर भी देखते हैं, तो कुछ वैसी ही कहानी है और ये बहुत ही मेजर और बढ़िया कहानी है। अब बच्चों देखो ध्यान से, होता क्या है, जॉन एफ कैनेडी की बात सुनकर क्यूबा थोड़ा सा सहम जाता है, डर जाता है। और इसके बाद में क्यूबा सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका इसके आसपास अपनी नेवी खड़ी कर देता है कि जो भी फ्यूचर में जहाज आएगा मिसाइल लेकर या कुछ भी काम करने के रिलेशन में, उसको वापस पहुंचाया जाएगा। तो यहां थोड़ी अमेरिका सख्ती अपनाता है। अब बच्चों यहां पर शुरुआत होती है कोल्ड वॉर। हमने सुना होगा 1945 से 1991 ये कोल्ड वॉर हुई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। समझ में आ रही है बात बच्चों? उसका बहुत ही मेजर जो पॉइंट है वो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है। अब तुम में से कुछ बच्चे बोलेंगे भैया आप कह रहे हो क्यूबा रेजोल्यूशन 1959 लिखा है, फिर आप कह रहे हो कि शुरुआत तो या 1945 में हुई है, तो आखिरकार ये रेजोल्यूशन जो है इतनी बाद में हुआ तो कोल्ड वॉर तो पहले हो गई। तो बच्चों मैंने यहाँ पहले ही आपसे कहा कि इसका एक रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन है इन दोनों के आपस में अनबन का। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, मेरे साथ बने रहो, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा को धमका दिया है, मिसाइल्स वापस जाने शुरू हो जाती हैं, तो क्या अब यूएसएसआर चुप बैठेगा? बताओ, अगर तुम्हें कोई क्लास में थप्पड़ मार दे तो क्या आप चुप बैठते हो? अगर ताकत है मेरी तरह बॉडी बनाते हो तो तोड़ दोगे जाके, है ना? और अगर थोड़े से वीक हो तो जाओगे टीचर के पास, मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ एक्शन तो लोगे ना। तो वैसे यहाँ पे एक्शन लेने बैठा है यूएसएसआर। ये क्या करने वाला है? यहाँ के प्रेसिडेंट है निकिता खुरुश्चेव। बच्चों लड़की का नाम नहीं है, ये प्रेसिडेंट है, मेल है, निकिता खुरुश्चेव। ठीक है, तो निकिता खुरुश्चेव यहाँ पे क्या काम करते हैं, वो भी क्या काम करने वाले हैं, वो जल्दी से हटाने वाले नहीं थे मिसाइल्स को, बट प्रेशर में आके उन्हें मिसाइल्स को हटाना पड़ा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे भैया अगर मिसाइल रखी क्यूबा पे यूएसएसआर ने, तो फिर अमेरिका ने उसको पीछे हटने को बोला, क्यों ना अमेरिका भी एक्शन लेता। तो बच्चों यहाँ पे अमेरिका सीक्रेटली एक्शन ले रहा था, बट इस बात से पूरी तरह से अनजान था सोवियत संघ, क्योंकि अब सब जानते हैं अमेरिका बहुत ही ज्यादा चालाक देश है। ये बात समझ में आती होगी। अब यहाँ पे क्या क्या करने वाला है, अमेरिका ने पहले से ही टर्की और इटली इन दो देशों में अपने न्यूक्लियर वेपन रखने शुरू कर दिए थे, और इस बात से अनजान था यूएसएसआर। जैसे ही यूएसएसआर ने अपने वेपन को वापस लिया क्यूबा से, वैसे ही सीक्रेटली बिना बताए बिना दिखाए अमेरिका ने भी टर्की से अपने सारे वेपन्स वापस ले लिए, और इन बातों को कहीं ना कहीं अनजान रखा गया। और काफी लंबे समय बाद मालूम पड़ा कि यार वहां भी रखे हुए थे, उन्हें भी अमेरिका ने हटा लिया है। क्या बच्चों तुम्हें क्लियर हो रही है बात ये? अब यहां पर जैसी मिसाइल हटाई सोवियत संघ ने या यूएसएसआर ने, तो क्या आप बोलोगे कि भैया उसका ईगो तो हिट हो गया होगा? तो बच्चों ऐसा हुआ था, एक्चुअल में सोवियत संघ का ईगो हर्ट हुआ, और बाद में जाके लोगों ने डरना शुरू कर दिया। खासकर पूरा ही वर्ल्ड डर चुका था कि दो मेजर कंट्री, दो सुपर पावर्स, बच्चों सुपर पावर्स उनको बोलते हैं जिनमें मिलिट्री पावर्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, जिन पे न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज्यादा हैं, अगर ये अटैक करना शुरू करते हैं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर बहुत ही खतरनाक बन सकता है। तो पूरा ही वर्ल्ड डरा हुआ था कि अगर ये आपस में लड़ गए तो फिर वर्ल्ड का क्या होगा, इस दुनिया को कौन बचाएगा? तो यहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर ने समझदारी दिखाई और वर्ल्ड वॉर नहीं किया। क्या किया? कोल्ड वॉर में दोनों ही देशों में कहीं ना कहीं आपस में बहुत सारे मनमुटाव रहे, छोटी मोटी लड़ाइयां हल्की बहुत जगह लड़ी गई, बट कोई मेजर वॉर नहीं हुई, और इससे वर्ल्ड बच गया। तो क्या तुम सब समझ चुके हो कि अमेरिका ने काफी हद तक दबा दिया सोवियत संघ को और उसके डिसीजन को वापस लेने में मजबूर कर दिया? तो क्या बच्चों तुम्हें क्लियर है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस? आया ना समझ में? ऐसे ही मुझसे पढ़ोगे सबको समझ में आएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग सेकंड रीजन में बात करते हैं आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब ये आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है जान लो, बहुत नॉर्मल सी बात है। क्लास में जाते हैं, मान लो मैं नई क्लास में एंटर करता हूँ, है ना,
नई क्लास में एंटर करता हूँ, नए नए बच्चे आ रखे हैं, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, इंटरेक्शन करते हैं बच्चों से, तो समझ सकते हैं कौन सा बच्चा कितना आता है। 4-5 दिन लगता है, टाइम समझ में आता है कि हाँ किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। हर बच्चे का तरीका अलग होता है पढ़ने का। ऐसे ही आप किसी नई क्लास में गए, आपने एडमिशन लिया नए स्कूल में, वहाँ नया सेक्शन है, नई क्लास है, नए ग्रुप्स है, वहाँ आपको दोस्ती करनी पड़ती है। दोस्ती करनी पड़ती है ताकि आपको थोड़ा सा सर्कल बड़ा हो सके। तो दोस्ती किससे करते हैं बच्चों? दोस्ती उससे करते हैं, इससे वाइब मैच करती है। तो वैसे ही यहाँ पे वाइब्स की बात आती है आइडियोलॉजी की। तो यहाँ पे दो मेजर कंट्री हैं, यूएसएसआर और यूएसए। तो क्या इनकी वाइब की बात कर ले बच्चों? वाइफ नहीं, वाइब। वाइब की बात कर ले तो वाइब यहाँ पे क्या है? आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे दो आइडियोलॉजी हैं बच्चों। पहली है सोशलिज्म, हिंदी वाले समाजवाद। दूसरी कैपिटलिज्म, हिंदी वाले पूंजीवाद। ठीक है, दोनों समझाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। सोशलिज्म समाजवाद, कैपिटलिज्म पूंजीवाद। समाजवाद बोले तो यूएसएसआर, कैपिटलिज्म बोले तो यूएस। क्लियर? अब समझते हैं आखिरकार दोनों आइडियोलॉजी है क्या। अब यहां पर लड़ाई आइडियोलॉजी की भी है, तो पहले समझते हैं सोशलिज्म, फिर पढ़ेंगे कैपिटलिज्म। सोशलिज्म बच्चों क्या है? सोशलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज आर owned or regulated by the community as a whole. The goal is to reduce inequality and ensure equitable distribution of resources. सोशलिज्म बोलता है कि रिसोर्सेज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि वो सब तक बराबर मात्रा में पहुंच पाए। सोशलिज्म कहता है कि इसके अंदर सभी लोग बराबर रखे जाएंगे, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़े से बड़ा व्यापारी हो, चाहे छोटा किसान हो, मजदूर हो या मेरे ऐसा बंदा हो, तो यहाँ पर सबको इक्वल रखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले समझते हैं क्या ये बोलने में अच्छा है या रियलिटी में ऑन द ग्राउंड भी वही काम कर रहा था जो हम सुन रहे हैं। हम बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या एक्चुअल में सबका विकास हो रहा है? तो फीचर समझते हैं आखिरकार। तो पहला फीचर आता है, मोदी जी के बारे में नहीं कह रहा, सोशलिज्म। पहला फीचर आता है कलेक्टिव ऑनरशिप। बच्चों क्या है यहाँ पे? कलेक्टिव ऑनरशिप। तो पहले समझते हैं कलेक्टिव ऑनरशिप यहाँ पे क्या होती है। तो यहाँ पे आप पहला एक वर्ड याद कर लो कि सोशलिज्म जो है ये सेंट्रलाइज्ड है, मतलब केंद्रीकृत है। अभी केंद्रीकृत बोले तो क्या हुआ? इसका मतलब है कि सभी इंडस्ट्री, फैक्ट्री या छोटे शॉप्स या गराज, कुछ भी जो भी यहाँ पे चलती हैं वो कहीं ना कहीं सेंटर के अधीन है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उन पर कंट्रोल करती है, वो खुलकर काम नहीं कर सकते। अगर वो खुलकर काम कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, तो उन्हें भारी भरकम टैक्स पे करना पड़ता है। और सिर्फ टैक्स ही पे बच्चों नहीं करना पड़ता, उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं, या ये समझ लो कि उन्हें खुलकर काम करने की आज़ादी नहीं दी जाती। ये है कलेक्टिव ऑनरशिप। सेकंड नंबर पे आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। अब सोशलिज्म के अंदर हम समझते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि सोशलिज्म जो है कहीं ना कहीं एक मेजर रीजन बना था डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन का। उसके पीछे रीजन क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग। वहां पे इकोनॉमिक प्लानिंग अच्छी नहीं थी बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से वहां पे जो ब्यूरोक्रेट है उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया था, और बाद में जाके वहां की जो जीडीपी प्रॉब्लम है उसको सोवियत संघ बिल्कुल ठीक नहीं कर पाया था, और जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ। इसके बाद थर्ड आता है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे होता क्या बच्चों? बहुत नॉर्मल मैथ से क्वेश्चन है, छोटा सा। आप एक कंपनी के ऑनर हो, मान लिया आप एक ए नामी कंपनी के ऑनर हो और बहुत ही बढ़िया मुनाफा आपकी कंपनी कमा रही है। तो मुनाफा कमाने सबका फायदा होता है, चाहे ऑनर हो चाहे एम्प्लॉय हो, उसको बोनस मिलता है। तो क्या शेयर इक्वल रहता है? क्या एक ऑनर को जो शेयर मिलेगा वही एम्प्लॉय को शेयर मिलेगा? ऐसा तो नहीं होता ना बच्चों। उसको बोनस मिल जाता है, थोड़ा सा इंक्रीजमेंट सैलरी में आ जाता है, और ज्यादा तो होता नहीं है। मुनाफा कौन कमाता है? ऑनर। तो यहाँ मेन बात क्या आती है? वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन। सेम कहानी यहाँ भी होती है। गवर्नमेंट कहती है कि चाहे किसान हो, मजदूर हो, वर्कर्स हो, उनको भी हम उतना ही मुनाफा देना चाहेंगे, इतना ऑनर को मिलता है, उनकी उतनी ही भागीदारी इतनी ऑनर की होती है। बट रियलिटी में क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो जो नए नए एंटरप्रेन्योर हैं, नए नए बिजनेसमैन हैं, क्या वो बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे? बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही मेजर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सोवियत यूनियन सही नहीं कर पाया, वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी वो फीचर समझते हैं। इसके बाद है वर्कर्स राइट एंड कंट्रोल। यही वही सेम कहानी, गवर्नमेंट ने वर्कर्स के अधिकारों को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया, और उसके बाद में हम सब जानते हैं डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन। बच्चों एक बात तुमसे पूछता हूं कि आखिरकार ये आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ये किस तरह से इन दोनों के बीच में, यूएसए और यूएसआर के बीच में क्लैश का कारण बना? आखिरकार क्लैश क्यों हुआ? अगर आइडियोलॉजी अलग अलग है तो क्लैश छोड़ना होता है। उससे जैसे हमारे क्लास में किससे आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, हम बात करना बंद कर देते हैं। अब आप बोलोगे भैया मुक्केबाजी भी किसी से हो जाती है, तो मुक्केबाजी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है।
एक्चुअल में हुआ क्या था कि बहुत सारी यूरोपीय कंट्रीज जो है, मैक्सिमम यूरोपीय कंट्री जो साथ में अमेरिका के, वो सब अपनाते हैं कैपिटलिज्म। अमेरिका भी अपनाता है कैपिटलिज्म, बट यहाँ पे सोवियत संघ से जुड़ी हुई कंट्री है वो अपनाती है सोशलिज्म। तो अमेरिका कहीं ना कहीं चाहता है कि वो कंट्रीज भी कैपिटलिज्म अपनाएं, और सोवियत संघ कहीं ना कहीं चाहता है कि जो कंट्री कैपिटलिज्म अपनाती है वो भी सोशलिज्म अपनाए। कंफ्यूज मत होना, समझो ध्यान से। मतलब दोनों ही अपनी बातें मनवाना चाह रहे हैं, दोनों को अपनी आइडियोलॉजी बेहतर लग रही है। अब किसकी बेहतर है पढ़ेंगे चैप्टर। अब समझते हैं कैपिटलिज्म। अगर समझ में जहां पे बच्चों नहीं आ रहा है, कमेंट कर देना कि भैया ये मुझे टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं एज अ क्वारी उसको डील करूंगा और फिर उस पर एक नई वीडियो अच्छे से प्रॉपर तरीके से बनाकर लेकर आऊँ। ठीक है, कमेंट करना मत भूलना, अच्छी वीडियो लग रही है वही बताना। इसके बाद है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म बच्चों क्या होता है? Capitalism is an economic system where the means of production are privately owned and operated for profit, usually in a competitive market। बच्चों साफ साफ लिखा है, ऐसी आइडियोलॉजी जो प्राइवेटली ओन्ड होती है, जो एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप या एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी है, बड़ी प्राइवेट कंपनी अपने मुनाफे के लिए चला सकती है। अच्छा बच्चों, अगर मुनाफे की बात पहली डेफिनेशन में आ गई, इससे बहुत क्लियर होता है कि गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम है, कंडीशंस बहुत कम है, गवर्नमेंट टैक्सेशन बहुत कम लगा रही है। इससे मालूम पड़ रहा है बंदा खुलकर काम कर पा रहा है। खुलकर काम करने से क्या क्या फायदा होता है समझेंगे अभी, पहले फीचर पढ़ लेते हैं। समझ में आ रही बात? सिंपल है, कैपिटलिज्म क्या है? जहां पे कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रॉफिटेबल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी प्राइवेटली ऑन कर सकता है अपने बिजनेस को। गवर्नमेंट वहां रेस्ट्रिक्शन कम से कम लगा रही है, पाबंदी कम से कम कर रही है, सेंट्रलाइज बहुत कम से कम है या सेंट्रलाइज है ही नहीं, खुलकर काम करने की आजादी है। भाई बच्चों पूंजीवाद है। क्या समझ में आया पूंजीवाद? आज के बाद तुम्हें कोई नहीं बोलेगा कि तुम्हें पूंजीवाद नहीं है। ठीक है, फीचर क्या है? पहला फीचर है प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के पास रखने का अधिकार है। बहुत नॉर्मल सी बात है, आपकी दुकान है, आपने परचेज करी है, आपका घर है, आपने परचेज किया है, मान लो आपने बड़ा सा गार्डन ले लिया, आपने परचेज किया है, तो चीज तो आपकी हुई ना। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी आपका प्राइवेट बिजनेस है या जो भी प्राइवेट आप कोई चीज खरीदते हो उस पर पूरा कंट्रोल आपका है। आप वहां पे क्या बिजनेस कर रहे हो, लीगल बिजनेस कुछ भी कर सकते हो, वहां गवर्नमेंट आपको रोक टोक नहीं करेगी। लाइसेंस वगैरह बनता है, बट आपको पूरा काम करने की आजादी है। इसका मतलब है कोई आपको रोकने टोकने वाला वहां पे नहीं है। तो यही यहाँ पे छूटे कैपिटलिज्म में। देखो बच्चों, जो इसमें नहीं था ना वो इसमें है। तो अगर जिसको ये नहीं आया, ये याद कर लो, इसका उल्टा ये हो जाएगा सोशलिज्म। जिसको सोशलिज्म आ गया और कैपिटलिज्म नहीं आया, तो भाई सोशलिज्म का उल्टा कर दो कैपिटलिज्म। बहुत सिंपल चल रहा है, बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। सेकंड फीचर है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव क्या है बच्चों? यहां बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी प्राइवेटली ऑन करेगा, तो अगर पूरी छूट मिल रही है तो अपना प्रॉफिट देखेगा। अगर मुनाफा प्रॉपर उस बंदे को हो रहा है जो काम कर रहा है, तो फिर तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर मुनाफा उस बंदे को हो रहा है जो काम कर रहा है, तो देश से लेबर नहीं बच्चों, एंटरप्रेन्योर निकलेंगे। अगर प्रॉफिट एक्चुअल में उसे मिल रहा है जो काम कर रहा है, तो देश से एंटरप्रेन्योर निकलेंगे। और सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर इस टाइम पे अमेरिका में पाया जाता है। इसीलिए ये बहुत अच्छी फीचर्स हैं जिसकी वजह से आज अमेरिका वर्ल्ड में नंबर 1 इकोनॉमी बन के बैठा है। अब कोई बच्चा कमेंट कर देगा कि भैया इंडिया फॉलो क्यों नहीं कर रहा, तो इस पे भी टिप्पणी करेंगे। एक बढ़िया सी वीडियो लेके आऊंगा कि आखिरकार इंडिया कैपिटलिज्म को तरह से क्यों नहीं अपना पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, सब पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? इसके बाद थर्ड फीचर है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या है बच्चों? मार्केट चलती है 3 पिलर से, हम सब समझते हैं इकोनॉमिक्स में। प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजप्शन है। अभी तीनों पिलर जो है, अगर लोगों को खुलकर काम करने दिया जाए तो खुलकर तीनों लोग तीनों ही फीचर्स को संभाल सकते हैं। तीनों ही जो पिलर्स है उन्हें संभाल सकते हैं, है ना। हम पढ़ चुके हैं छोटी मोटी क्लास में 9-10 में ह्यूमन रिसोर्स वगैरह के बारे में, जहां पे ह्यूमन एज अ रिसोर्स काम करता है। तो मार्केट इकोनॉमी ह्यूमन इजीली चला सकता है बिना गवर्नमेंट की ऑथराइज, सेंट्रलाइज, बिना थू पे। मैं साफ साफ यह कहना चाह रहा हूं कि सोशलिज्म से कितना बेटर था कैपिटलिज्म। इसीलिए खुद सोवियत संघ की कंट्रीज आगे जाके बढ़ेंगे चैप्टर में डिमांड कर रहे थे कैपिटलिज्म की। और ये डिमांड जब इतनी हाई हो गई कि सोवियत संघ को रोकना मुश्किल हो गया, तो डिसइंटीग्रेशन करना मजबूरी पड़ गई। ठीक है बच्चों, ये पढ़ेंगे सब कुछ, अभी समझते रहो। इसके बाद है कंपटीशन। अगर बच्चों प्रॉफिट बहुत इजीली हो पा रहा है, अगर खुलकर काम करने की आजादी है, बिजनेस करने की आजादी है, प्राइवेटली ऑन्ड आप कोई भी काम कर सकते हो, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ना। कंपटीशन बढ़ने से फायदा क्या होता है? कंपटीशन बढ़ने से चीज आपको बेटर मिलती है। समझ में आ रही है बात?
हम सब समझते हैं कि अगर मान लो कि सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा होता यूट्यूब पे, बाकी टीचर्स नहीं होते, तो ये तो मोनोपोली होती ना बच्चों, कि मैंने जो पढ़ा दिया आपने पढ़ लिया। बट टीचर्स बाकी बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, तो इससे होगा क्या, इससे आपको चीज बेटर मिलेगी, जो चॉइस है वो बेटर हो सकती है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कंपटीशन कहीं ना कहीं चीजों को निखारता है, चीजों को अच्छा करता है। ठीक है, कंपटीशन पीछे करने का विषय नहीं है, चीजों को अच्छा करने का विषय है, आप तक बेहतर विकल्प पहुंचाने का विषय। समझ में आ रही है बात? प्रॉपर समझो कॉन्सेप्ट, एक तो दिमाग में घुसा दूंगा, एग्जाम भूलोगे ही नहीं। एनसीईआरटी दिमाग से निकली, भैया के शब्द याद आएंगे, भैया ने क्या कहा था, और जो भैया ने कहा था वही एग्जाम में लिख के आना, पूरे मार्क्स मिलेंगे, जहां टीचर नंबर काटे भैया आपके साथ। इसके बाद है लिमिटिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यहां पे गवर्नमेंट कम से कम इंटरवेंशन करेगी, गवर्नमेंट बिल्कुल भी कंट्रोल रोक टोक नहीं करेगी, बहुत ही कम, बहुत कम। बात समझ में आ रही है? इसमें बहुत सारे बिजनेस जो हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, रेलवे टाइप भी, उन्हें भी प्राइवेट कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात बच्चों? तो गवर्नमेंट यहाँ कंट्रोल कम से कम कर रही है। तो क्या आपको आज समझ में आया जो मैंने पढ़ाया? पहले हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायपोलैरिटी। बायपोलैरिटी क्या होता है, मैंने आपको ढंग से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से समझाया। समझ में नहीं आया, वीडियो को पीछे करके अच्छे से 0.5 या 0.75x पे देखना, समझ में आ जाएगा। फिर हमने सीखा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में। ठीक है बच्चों, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो बहुत ही मेजर था, बहुत मेजर रीजन था जिसकी वजह से क्लैश हुआ यूएसएसआर और यूएसए का। ठीक है बच्चों, समझ में अच्छे से आया था। जॉन एफ कैनेडी नाम याद रखना, प्रेसिडेंट है अमेरिका के उस टाइम के। फिर पढ़ा हमने निकिता क्रुश्चेव के बारे में, जो प्रेसिडेंट है यूएसएसआर के। किस तरह से फिर हमने सीखा कि आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम आई, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म हुआ, और आखिरकार इसमें अमेरिका कहीं ना कहीं जीत गया, एक कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं जीत गया। तो आज आपको ये वीडियो समझ में आए तो बच्चों उसको लाइक करें, कमेंट करना, कहीं पर दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना कि भैया यहाँ समझ में नहीं आया, तो वहां मैं प्रॉपर समझा दूँ। और बच्चों अगर वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम चैप्टर बहुत अच्छे से आगे करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।